दाग हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। मरकज का बड़ा फैसला। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया। डिप्टी स्पेशल डीजी वाईबी खरानिया को भी हटाया गया। दोनों को फौरी असर से मुतल्लिका स्टेट कैडर भेजा गया है। काबीना की तकर्रूरी कमेटी ने हुक्म जारी किया है। जम्मू में दरअंदाजी के हालिया मामलात हो सकते हैं फैसले की वजह। जराये के जरिए ये जानकारी मिल रही है। मरकज का बड़ा फैसला है। मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को हटाया है। डिप्टी स्पेशल डीजी वाईबी खरानिया को भी हटाया गया है। दोनों को फौरी असर से मुतल्लिका स्टेट कैडर भेजा गया है। काबीना की तकर्रूरी कमेटी ने हुक्म जारी किया है। और जम्मू में जो लगातार हालिया दरअंदाजी के जो वाकयात बढ़े हैं, ऐसा समझा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है इस कार्रवाई के पीछे। और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, इस क्या माना जाए, ये जो इन्हें हटाया गया है इनकी ड्यूटी से और इन्हें जो है, क्या ये वजह जो समझा जा रहा है वो वही वजह है या फिर कुछ और भी दूसरी कारण है? हाँ, देखिए विशाल, हम देख पा रहे थे कि पिछले कुछ समय से लगातार जो जम्मू खित्ता है वहां पर लगातार इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी और हमने पिछले कुछ महीनों के अंदर अटैक भी लगातार वहां पर देखे बैक टू बैक, जिसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं। हालांकि जो ये ऑर्डर है ये बहुत ऐसे कॉमन ऑर्डर्स नहीं होते हैं कि किसी सर्विंग डीजी को प्रीमेच्योरली उनके पेरेंट कैडर भेज दिया जाए। तो ये ऑर्डर कल देर शाम जारी किया गया है सेंटर की तरफ से, जिसमें जो डीजी हैं नितिन अग्रवाल और साथ ही साथ जो स्पेशल डीजी हैं वाईबी खुरानिया, इनको पेरेंट कैडर भेज दिया गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि जो वाईबी खुरानिया है उनको उड़ीसा का डीजीपी बनाया जा सकता है, इस तरह की खबरें चल रही हैं। लेकिन इस ऑर्डर के पीछे कारण क्या है वो उसमें ऑर्डर में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह के हालात जम्मू में खासतौर से बने हुए थे और इन्फिल्ट्रेशन लगातार उस तरफ से हो रही थी और खुद वहां के जो डीजीपी हैं वो ये बात कह चुके हैं कि इन्फिल्ट्रेशन जो है सीमा पार से हो रही है। कई बार घुसपैठ होने में कामयाबी हुई है। उसके बाद हमने देखा कि जो अलग अलग एरियाज में, चाहे रजौरी की बात करें, अखनूर की बात करें, वहां पर जो है अटैक्स भी हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो ऐसे में गैप्स को फिल करने के लिए लगातार ये कहा जाता है कि गैप्स को फिल किया जाना चाहिए। और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी, सिक्योरिटी रिव्यू जब हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि गैप्स फिल करने चाहिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको पूरी तरह से रोका जा सके। लेकिन इसके पीछे कारण ऑफिशियली नहीं ये बताया जा रहा, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन लगातार पिछले कुछ महीनों में हो रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया और इसके बाद अब नए डीजी जो है बीएसएफ के, उनकी नियुक्ति की गई। जी, एक ये जाहिर है कि ये इसके पीछे कारण क्या समझा जाए, लेकिन हालात जो बता रहे हैं वो अपनी तरफ हैं। मेरा एक सवाल ये भी होगा कि ऐसे मामले में कितना असर पड़ता है या फिर ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि लगातार अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ये मैसेज दिया जाए कि सख्ती से मॉनिटरिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए, जो ये सर्विंग डीजी को जो रिपैट्रिएट किया गया पेरेंट कैडर में, ये यूजुअली जैसे होता है कि ऐसे ऑर्डर्स जारी नहीं होते हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कल शाम को भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा भी करने वाला है। तो ऐसे में सीमा पार से लगातार एक कोशिश हो रही है कि वहां पे माहौल को बिगाड़ा जाए, जो पीस है उसको डिरेल किया जाए। तो ऐसे में जो बॉर्डर्स है उन पे सख्ती से निगरानी करने की जरूरत है। तो हालांकि हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही थी और बार बार ये कहा जाता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिसके बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, एयरफोर्स के कॉन्वॉय को बनाया गया, आर्मी के कॉन्वॉय को भी निशाना बनाया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो निगरानी है उसको बढ़ाने की जरूरत है और जब इस तरह के लैप्सेस होते हैं तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई होती है। हालांकि इसमें ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया, लेकिन माना यही जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन को ना रोक पाना एक वजह हो सकती है, जिसके बाद ये कदम जो है केंद्र को उठाना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक ये बड़ा फैसला है और इसके बाद जैसे एक और इसके पहलू के तौर पर यह देखा जा सकता है, जो अभी बात सामने आई है कि चूंकि इलेक्शन भी होना है और इलेक्शन से पहले अभी 2-3 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि जो नोटिस आए हैं उन तमाम स्टेट्स या यूटीज़ के लिए जहां पर इलेक्शन होना है कि वो ट्रांसफ़र वगैरह का जो
इशू है उसके लिए, चूंकि एक महदूद वक्त होता है, फिर इलेक्शन के दौरान ये पूरा कुछ जो है इलेक्शन कमीशन के हाथ चला जाता है। तो मरकज का बड़ा फैसला है, मरकजी हुकूमत ने बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल को हटा दिया है और डिप्टी स्पेशल डीजी वाईबी खुरानिया को भी हटाया गया है। दोनों को फौरी असर से मुतल्लिका स्टेट कैडर भेज दिया गया है। अगली खबर की तरफ कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे, वजीर दाखिला और वजीर दिफा से करेंगे मुलाकात। जम्मू खित्ते में दहशतगर्द हमलों के मुतालिक बातचीत होगी। ये एक अहम अपडेट है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली पहुंचे हैं। वजीर दाखिला यानी जो होम मिनिस्टर हैं और वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात वो कर सकते हैं और जम्मू खित्ते में दहशतगर्द हमलों के मुतालिक ऐसा समझा जा रहा है कि बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। ये एक और अहम खबर है जम्मू कश्मीर के हवाले से। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। 8 से 10 अगस्त के बीच कमीशन दौरा करेगा, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। ये काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये मांग करती रही हैं कि चुनाव हो और चुनाव जो है किसी भी तरह से टले नहीं। और जैसा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव यानी असेंबली चुनाव के हवाले से जो खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत थी, उसी के ऐन मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन भी तैयारियां कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला है। 8 से 10 अगस्त के बीच कमीशन दौरा करेगा, इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। और हमारे रिपोर्टर नीरज कुमार जुड़ चुके हैं इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या डिटेल्स आ रही हैं? ये दौरा कब तक हो सकता है और क्या ये माना जाए कि अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से तैयार है, जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव के बहुत नजदीक दिख रहा है और इसलिए 8 से 10 अगस्त तक चुनाव आयोग की पूरी टीम वहां का दौरा करेगी। पहले श्रीनगर का दौरा करेंगे और फिर जम्मू कश्मीर का दौरा करने टीम जा रही है। इसके अलावा 3 दिनों के दौरे के दौरान वहां जिला अधिकारियों यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी के साथ बैठक होगी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। जम्मू में इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक होगी और तमाम बैठक के बाद आने वक्त में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव का प्लान करेगा। जी, तो आपने जैसा बताया कि पहले ये टीम जो है वो श्रीनगर जाएगी, उसके बाद जम्मू जाएगी। जी बिल्कुल, ये टीम पहले श्रीनगर जाएगी और उसके बाद जम्मू जाएगी और दोनों जगह बैठक करेगी और इन तमाम बैठकों में वहां के मुख्य चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे, चुनाव आयोग की टीम के साथ भी, और अलग अलग लोगों के साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीरज ने हमें बताया कि ये टीम 8 से 10 अगस्त के बीच आने वाली है और अब ऐसा माना जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है यानी कि असेंबली का चुनाव बहुत करीब है और उसकी तैयारियां जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपनी तौर पर कर रही है और इलेक्शन कमीशन भी अपने तौर पर तैयारियां जो कर रहा है, उसी का एक जो है कदम उसी की तरफ आगे बढ़ाते हुए इलेक्शन कमीशन की टीम 8 से 10 अगस्त के बीच जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है। और इसके साथ ही यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बलरामपुर में मदरसे में 11 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से छात्रावास में की गई हत्या। कठुआ में बिजली कटौती को लेकर गांव वालों का विरोध प्रदर्शन, नेशनल हाईवे पर जम्मू पठानकोट ट्यूब को किया गया बंद, बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। पुंछ राजौरी के बीच रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर संसद में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मियां अल्ताफ ने पूछा सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर।
हिजबुल मुजाहिदीन का यासिर भट्ट नामी एक दहशतगर्द जनूबी कश्मीर के कोलगाम में वाक़ा अपनी रिहाइशगाह से लापता है। दहशतगर्द के लापता होने के बाद जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यासिर भट्ट जमानत पर रिहा हुआ था। यासिर मार्च 2019 में जम्मू के बस स्टैंड पर एक ग्रेनेड हमले में मुलविस था। इस हमले के नतीजे में एक शहरी हलाक और 28 दीगर जख्मी हुए थे। पुलिस की जानिब से यासिर भट्ट के पोस्टर जम्मू भर में तकसीम किए गए हैं। पुलिस ने आवाम से यासिर भट्ट के बारे में मालूमात फराहम करने की अपील की है। जम्मू पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित किया है क्योंकि यासिर भट्ट जिसने 2019 में जम्मू बस स्टैंड जहां पे मैं अभी मौजूद हूं वहां पे ग्रेनेड ब्लास्ट किए थे, वो मिसिंग बताया गया है, यानी कि वो भाग गया है। यासिर भट्ट की आप देख सकते हैं फोटोग्राफ यहां जम्मू बस स्टैंड पे लगाई गई हैं और जगह जगह जम्मू के विभिन्न इलाकों में ये फोटोग्राफ सर्कुलेट किए गए हैं और लोगों से यह आह्वान किया गया है, यदि आप इस शख्स को देखते हैं, इसका नाम यासिर भट्ट है, ये कुलगाम का रहने वाला है, साउथ कश्मीर का, और बेल पे ये जो है वो बाहर था। और जो जब इसने ग्रेनेड ब्लास्ट किए थे, एक शख्स की मौत हुई थी 2019 में और 28 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे, जिसके बाद इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और उस वक्त ये जुवेनाइल था। और उसके बाद अब जो है बताया जाता है कि ये मिसिंग है और इसकी इसलिए जम्मू में हाईलाइट किया गया है क्योंकि इस तरह का अंदेशा है कि हिजबुल मुजाहिदीन जिसका ये आतंकवादी था वो कई नई प्लानिंग कर सकता है जम्मू में धमाके करने की, तो ऐसे सब लोगों से उनका सहयोग मांगा गया है। आसपास आप देख सकते हैं कि जम्मू बस स्टैंड के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। आपने ये पोस्टर देखा, आपने पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर दिए गए हैं, तो आपको लगता है ये सही है कि नंबर दिए हुए हैं और फोटो दिया हुआ है, आप पहचान कर सकते हैं? अभी मैं अमृतसर रहता हूँ तो मेरे को अभी कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। अच्छा, तो आपने देखा फोटो, ये तो कई सारे लोग हैं ये वो जो यहाँ पे पोस्टर्स जो हैं वो देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की तरफ से ना बल्कि जम्मू बस स्टैंड बल्कि इंदिरा चौक में, जम्मू बस स्टैंड के आसपास के इलाकों में और जम्मू के विभिन्न इलाकों में ये यासिर भट्ट के जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस फैल सके कि ये जो शख्स है ये हिजबुल जो है जो आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन का और ये बड़े हादसे जो है यहाँ जम्मू में अंजाम दे सकता है। अगर किसी को भी इसकी रिपोर्ट मिलती है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में या पुलिस चौकी में जो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कैमरामैन साबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुंछ के बंच इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हर रोज देही इलाकों से मशकूक अफराद के नजर आने की इत्तलात मौसूल हो रही है। इत्तला मौसूल होने के बाद पुंछ में मुसलसल तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुंछ जिले के बंच इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तलाशी मुहिम शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया है। बंच गांव से मुत्तसिल जंगलाती इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया है। फौजियों की बड़ी तादाद जंगलात का जायजा ले रही है। कुछ ही दिनों में श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए इक़दाम कर रही है। पुंछ जिले में पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार मेरे साथ पीछे जो है इस समय बड़ी संख्या में एसओजी के जवान जो हैं इस जंगलों को खंगाल रहे हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पर सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं संदिग्ध देखे गए हैं और उसके बाद लगातार एसओजी जो है पूरी मुस्तैदी के साथ जंगलों को खंगाल रही है और तलाश कर रही है उन आतंकियों को जो कभी कहीं दिखाई देते हैं, कभी कहीं दिखाते हैं, उनका सफाया किया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने लिया है, 15 अगस्त का त्यौहार भी आने वाला है और उसको देखते हुए लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से इस प्रकार के तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पुंछ के कई इलाकों में ऐसे तलाशी अभियान अभी भी जारी हैं, जिसको लेकर बड़ी संख्या में एसओजी, सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं कई इलाकों को खंगाल रहे हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और ईडी ने पहली बार मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख में छापे मारे हैं। ये छापा क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गया है। ईडी ने AR मीर और दीगर के खिलाफ लेह, जम्मू और सोनीपत में 6 मकामात पर छापे मारे। इन सब पर इल्जाम है कि इन्होंने हजारों सरमायाकारों को जाली करेंसी में पैसा लगाने और बदले में कोई माली फायदा या करेंसी वापस न देने का इल्जाम लगाया है। इन मुल्जिमान ने सरमायाकारों को एमुलेंट कॉइन में सरमायाकारी करने पर मजबूर किया। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दर्ज कई FIR से मुतल्लिक है। और मेंबर पार्लियामेंट हनीफा जान
ने लोकसभा में करगिल हवाई अड्डे के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो तवील अरसे से हवाई राब्ता का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक हवाई अड्डा बनाया गया है लेकिन इस पर कोई सर्विस शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में 2 साल पहले एक सर्वे किया गया था। इस पर हुकूमत ने जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत हिंद करगिल में शहरियों को फजाई राब्ता फराहम करने के लिए तैयार है। सर, कारगिल लद्दाख का पॉपुलेशन वाइज बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है सर्दी में, विंटर में 5 महीने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट ऑफ रहती है और पिछले 50-60 सालों से वहाँ पे एयर कनेक्टिविटी का डिमांड होती रही है। वहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट बनी है, वो भी पिछले 30 सालों से बनी है, वो भी ऑपरेट नहीं है। तो उड़ान स्कीम के तहत 2 बार उस एयरपोर्ट को लिया गया है, उसके बावजूद भी अभी तक वहाँ एयर सर्विस शुरू नहीं है। मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि पिछले 2 साल पहले करगिल में नए एयरपोर्ट के लिए सर्वे वहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लेकिन अभी तक उस सर्वे का कोई अता पता नहीं है। क्या वो सर्वे कंप्लीट हुई है? अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? और इसमें आंसर आपने दिया है कि वहाँ पे एक जगह का नाम दिया है, वहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो उसके अलावा और भी जगह है वहाँ पे। क्या वहाँ पे सर्वे कंडक्ट करके एयरपोर्ट बनाने का आपका प्लान है? Speaker sir, the government of India has always been interested in opening an airport there in Kargil, sir, with civilian interest. We want civilians to have access to air connectivity from Kargil. And regarding this, we have been trying from our side. The administration, Ladakh administration, has identified certain sites, which is the process where they send us the sites and we do the inspection. And accordingly, Waka Kargil, Turtuk, Dikshit, Nyoma, Padum, Janskar. These are some of the sites which have been offered to us, and we have done thorough inspection, thorough site studies, surveys have been done. But after all that also, because the terrain is so challenging in Kargil, it was found to be very difficult to operate an airport from these sites. And the other option that we have is the existing Kargil airport, which is a defense airport, sir. So because we want the civilians to have access to the air services, we explored the idea of why not run the civilian aircrafts from the existing defense airport only. And that is where the International Civil Aviation Organization, ICAO, came into picture. We went to ICAO and we said, why don't you inspect this airport and let us know if there can be civil operations also, and they came into the picture. And once they also did the survey, sir, which is I think what the honorable member is also talking about, they also conducted the study and they also said that it is very difficult to run from here, which is for the narrow body aircrafts, which are A320 and B737. These aircrafts can't run from there. But we are in the interest that the airport should run, the civil airport should run. So, and we have put it under the RCS scheme also, sir. We have been trying more and more with the airlines also to run specific routes. But the challenge here is that with the existing airport, even if it is defense, if you want to run civilian aircrafts, we can only run 19-seater aircrafts. So we will work out with the airlines, sir. It is there under the RCS scheme also. 9.2 crore rupees have also been sanctioned. 30 lakh worth of small works like electrical works have also been done there, sir. If some airline says that we are ready to provide connectivity from Kargil to Srinagar or Jammu, then we are ready to do the remaining work and provide it for the civilian purpose also, sir. Honorable member, supplementary, please. सर, ये उड़ान स्कीम में 2 बार इसको बैठिए। माननीय आप सब नए सदस्य भी आए, हमें सदन का डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। आप सप्लीमेंट्री पूछें, उसके बाद आपको देंगे। सर, ये एयरपोर्ट मेरे ख्याल से डिफेंस का नहीं है, ये सिविल एयरपोर्ट है, ये डिफेंस को लीज पे दिया गया है। तो मेरा यही है कि उड़ान स्कीम में इस एयरपोर्ट को 2 बार शामिल करने के बावजूद अभी तक वहाँ पे कोई सिविल एयर सर्विस शुरू नहीं किया गया। क्या इस पे कोई 50-60 सीटर का जो एयरक्राफ्ट को जल्दी से शुरू करने का क्या आपका प्लान है? सर, ये पहले जैसे AI के पास था, फिर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी एस्पेक्ट इन कश्मीर एंड लद्दाख एरिया, इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू डिफेंसर। एंड जो 50 सीटर के एयरक्राफ्ट की बात करें, अभी मैंने बताया सर, जो एग्जिस्टिंग कारगिल का एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो रनवे है
वहाँ की जो टेरेन डिफिकल्टी है, लैंडिंग टेक ऑफ के जो प्रोटोकॉल्स है, उसके हिसाब से 19 सीटर एयरक्राफ्ट की हो सकता है सर। उसी के बारे में हम एयरलाइंस के साथ भी प्रयास भी चल रहे हैं RCS उड़ान स्कीम के तहत। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 बार उड़ान स्कीम है, पर हमने 3 बार भी उसको कराया सर, और भी प्रयास करते रहेंगे कि आगे यहाँ से एक सिविलियन एयरक्राफ्ट की शुरुआत हो। आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन के सदर जावेद राणा ने PSA के तहत जेर हिरासत नौजवानों की रिहाई की वकालत की है। उनका कहना है कि जो किसी भी घिनौने जुर्म में मुलविस नहीं है उन्हें फौरन रिहा किया जाए। स्टेट असेंबली के इलेक्शन का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के मुताबिक 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन होने तय हैं। और मुझे भी लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आए दिन इंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट को जारी होती हैं, और जो तैयारियां जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हो रही हैं, यहाँ इलेक्शन इंशाल्लाह ड्यू टाइम पे होंगे सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। मैं ये गुजारिश करूँगा कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स थे वो पिछले 4-5 साल में बढ़ गए हैं। काफ़ी खिताई पीर पंजाल को जहाँ तक बात है, जम्मू पूरे सूबे की बात है, डोडा की बात है, हमारा जो चनाब रीजन है इसकी बात है, तो मिलिटेंसी जो है वो बड़ी है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि दुश्मन हमारा साझा है, और इस साझे दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हमें सबको इकट्ठे होके लड़ना होगा, एक साथ में सबको खड़ा होना होगा। जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, सिविलियन हों और यहाँ की पुलिस हो, हम सबको एक पेज पे आना है, और एक पेज पे रहे हैं हम, और एक पेज से ही हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। और पारा चनार के इलाके में शिया अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी के खिलाफ जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानिब से शादीपोरा बांडीपोरा में एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। यह एहतजाज शिया मुसलमानों की हालिया हलाकतों के तनाजुर में किया गया है, जिसने बड़े पैमाने पर गम गुस्से और मज़म्मत को जन्म दिया है। जुमे को फ्राइडे के बाद यानी कि नमाज के बाद सैकड़ों मुजाहिरीन श्रीनगर बांडीपोरा हाईवे पर जमा हुए और एक एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बार बार हमलों और हलाकतों के बावजूद इस बिरादरी को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। आज हम यहाँ पर इस एहतजाज में, प्रोटेस्ट में इस जुमे के बाद जो शामिल हुए हैं, जिसका एहतमाम आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की तरफ से किया गया है, इसमें हम ये वाज़ेह और सरीह पैगाम उन ज़ालिमों तक पहुँचाना चाहते हैं जो इस वक्त अमीर अल मोमिनीन के मानने वालों के कत्ल में मंसूबाबंद तरीके से सरगर्म अमल है। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, ये भी किसी भी तरीके से इसको कबूल नहीं किया जाएगा। खासकर वो हुकूमत सुन ले, हुकूमत पाकिस्तान सुन ले, पाकिस्तान के इदारे सुन ले कि अगर ये नस्ल कुशी, शियों की नस्ल कुशी, अमीर अल मोमिनीन के मानने वालों की नस्ल कुशी खत्म नहीं हुए, हम इसी तरीके से सड़कों पे आके हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ के इदारों के खिलाफ नारे देते रहेंगे, जब तक कि वहाँ पर उन मजलूमों का जो है साथ न दिया जाए, जब तक कि वहाँ के जो कत्ल किए गए हैं, शहीद किए गए हैं, वहाँ के जालिमों के खिलाफ कार्रवाई अमल में न लाए। और श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, IGP कश्मीर जोन ने मीटिंग की है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है, सीनियर अफसरों ने मीटिंग में शिरकत की है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बड़ी खबर यह आ रही है कि IGP कश्मीर जोन ने एक मीटिंग की है। IGP यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन के जो है, उन्होंने एक मीटिंग की है, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। सीनियर अफसरों ने इस मीटिंग में शिरकत की, इस मीटिंग में वो शामिल रहे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH